हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद बहुत लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे नील बोर परमाणु मॉडल का। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नील बोर का एक महत्वपूर्ण परमाणु मॉडल, जिससे परमाणु संरचना की बहुत हद तक ऐसी व्याख्या हो सकी जिसका प्रयोग आधुनिक परमाणु मॉडल में किया गया और हमें परमाणु की आधुनिक संरचना समझने में सफलता प्राप्त हुई। नील बोर परमाणु मॉडल पढ़ने से पहले मैं आपको नील बोर जो हमारे भौतिक के वैज्ञानिक हैं, सफल वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ आपको बताना चाहता हूं कि नील बोर के परमाणु मॉडल को नील बोर जो एक महत्वपूर्ण भौतिक के वैज्ञानिक थे उनके द्वारा इसको दिया गया। नील बोर ने 1911 में एक यूनिवर्सिटी है कोपेनहेगन विश्वविद्यालय से पीएचडी की जो डिग्री है उन्होंने वहां से वो प्राप्त की। इसके बाद नील बोर ने उस समय के दो बड़े साइंटिस्ट जिनके परमाणु मॉडल हम पढ़ चुके हैं, जे टॉमसन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ एक साल काम किया 1912 तक। उस एक साल के बाद वो फिर से कोपेनहेगन वापस आए और 1913 में नील बोर ने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसको आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आप समझिए कि नील बोर ने अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ भी काम किया, जे थॉमसन के साथ भी काम किया, उनके परमाणु मॉडल का विस्तृत अध्ययन किया, उनकी जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। तो जब वो अपना परमाणु मॉडल दे रहे थे, मैंने पहले के लेक्चर में भी बोला है, उन्होंने सीधे अपना परमाणु मॉडल ऐसे ही नहीं दे दिया था, क्योंकि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को नहीं बता पा रहा है। तो उन्होंने ऊर्जा के उस समय के सभी प्रचलित सिद्धांतों का अध्ययन किया, जो कि आपने पहले पढ़ा भी है, जैसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत, मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। फिर उनके आधार पर प्रकाश की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कृष्णिका विकिरण, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, इस प्रकार की सभी घटनाओं, सभी सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद नील बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। और आप देखेंगे इस परमाणु मॉडल में मुख्यतः ऊर्जा को आधार बनाया गया है और ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया है। तो आज हम नील बोर के परमाणु मॉडल के जो मुख्य बिंदु हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं नील बोर परमाणु मॉडल के जो मुख्य बिंदु हैं उनकी। तो पहला पॉइंट है, और बड़े ध्यान से समझेंगे, नील बोर का जो परमाणु मॉडल है मुख्यतः हाइड्रोजन परमाणु को लेकर है, या हाइड्रोजन परमाणु जैसे जो दूसरे आयन होते हैं, माने आप ये कह सकते हैं एकल इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु या आयन, उन पर ये लागू होता है। तो इसे समझते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है, मैं ऐसे ही आपको बताऊं पहले, कि देखिए नील बोर अपने पहले पॉइंट में कह रहे हैं कि परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या, निश्चित ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिन्हें हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। उन्हीं ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। तो देखिए क्या लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। इससे क्या पता चल रहा है, आप इमेजिन कीजिए कि परमाणु है, ये रहा नाभिक जहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और ये है वृत्ताकार पथ। लेकिन ये जो वृत्ताकार पथ है अब निश्चित त्रिज्या का नील बोर कह रहे हैं, जबकि रदरफोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। और इस वृत्ताकार पथ में ऊर्जा भी निश्चित है, यहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा है। तो ये जो वृत्ताकार पथ होंगे, जिन्हें हम कक्षा कहते थे पहले भी, अब इनकी त्रिज्या निश्चित है और इनकी ऊर्जा निश्चित है। इसलिए इनको इस बार लिखा है, इन वृत्ताकार पथों को कक्षा, ऑर्बिट या स्थायी अवस्था या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो इनको वैसे नील बोर के परमाणु मॉडल में ऊर्जा स्तर ही कहा जाता है। इससे बड़ी चीजें क्लियर होती हैं कि वो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर हैं, जो जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और लिखा भी है, देखिए ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित रहती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये पहला ऊर्जा स्तर है तो ऐसे ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, फिर ऐसे ही कोई तीसरा ऊर्जा स्तर होगा, और इन सबका केंद्र कौन होता है, नाभिक होता है। अर्थात ये सारे के सारे वृत्ताकार पथ नाभिक से निश्चित त्रिज्या पर और निश्चित ऊर्जा के लिए स्थित होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके स्कूल में जो ऊर्जा है कक्षाओं की जो फिक्स हैं, जो कक्षाएं फिक्स हैं,
तो वो आप ऐसे समझिए कि प्रिंसिपल सर के ऑफिस से कोई कक्षा के डिस्टेंस, फिर दूसरी कक्षा के डिस्टेंस, फिर तीसरी कक्षा के डिस्टेंस फिक्स है। साथ में ये भी फिक्स है कि इस कक्षा में ये वाले विद्यार्थी बैठेंगे। अब मान लीजिए कक्षा 10 है, कक्षा 11 है, कक्षा 12 है, तो इसका मतलब वो उनकी ऊर्जा है, तो कक्षा 10 में कक्षा 10 के ही विद्यार्थी आकर बैठेंगे। तो नील बोर अपने इस परमाणु मॉडल में पहले पॉइंट में यही कह रहे हैं कि किसी परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उनकी त्रिज्या निश्चित होती है और उनकी ऊर्जा भी निश्चित होती है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगा रहे होते हैं और वो सारे के सारे ऊर्जा स्तर नाभिक के साथ सकेंद्रीय होते हैं। माने नाभिक से जो सबका उन वृत्ताकार पथों का या उन ऊर्जा स्तरों का जो केंद्र होता है वो कौन होता है? नाभिक होता है। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा पॉइंट, कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा समय के साथ नहीं बदलती। ये नहीं कि भाई समय बदल रहा है तो ऊर्जा बदलेगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ना तो ग्रहण करते हैं ऊर्जा स्तर में और ना ही त्याग कर रहे होते हैं। सामान्यतः यदि उनको ना दी जाए ऊर्जा ना ली जाए ऊर्जा, तब वो सामान्यतः उन ऊर्जा स्तरों में बस घूमते रहते हैं और समय के साथ इसलिए वो ऊर्जा को अपनी नहीं बदलते। जितनी उनकी ऊर्जा है उतनी ही रहेगी। क्यों ये पॉइंट क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल इसी बात पर तो फेल हुआ था। रदरफोर्ड ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं, और जब उनके उस परमाणु मॉडल में ये कहा कि भाई घूम रहे हैं तो ऊर्जा का त्याग करेंगे और कभी उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। लेकिन नील बोर अपने परमाणु मॉडल में कह रहे हैं कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो समय के साथ नहीं बदलती, अर्थात इलेक्ट्रॉन कक्षा में ऊर्जा को ग्रहण या त्याग किए बिना घूमते हैं। ना तो वो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और ना ही वो त्याग करते हैं। लेकिन इसका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आगे आता है जहां पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण भी करेगा और त्याग भी करेगा। कैसे? यदि इलेक्ट्रॉन आवश्यक ऊर्जा, इसको मैं समझाता हूं, देखिए मान लीजिए घूमता कोई इलेक्ट्रॉन किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा को अवशोषित कर ले। मान लीजिए आपने हाइड्रोजन परमाणुओं को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया, विसर्जन नलिका में लिया और उच्च वोल्टेज पर उसमें विद्युत विसर्जन करा दिया, तो फिर तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा आएगी और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और अपने से ऊंचे वाले ऊर्जा स्तर में चले जाता है। अब यहाँ ये पॉइंट बड़ा समझने का होता है। ऊपर के दोनों पॉइंट आपको इससे समझ में आएंगे। क्या कह रहा हूं मैं? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था पहले ऊर्जा स्तर में बड़े ठीक ठाक से, लेकिन ये हाइड्रोजन परमाणु को आपने विसर्जन नलिका में बंद कर लिया और उच्च विभव पर विद्युत विसर्जन करा दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा का बाह्य स्रोत से जो ऊर्जा आई है उसको इसने सोख लिया, अवशोषित कर लिया, अपने अंदर आ गई। तो अब ये देखिए बिल्कुल ऐसे बावला सा हो जाएगा कि भाई मेरे पास तो अब ऊर्जा ज्यादा है, तो ये अपने से ऊंचे वाले ऊर्जा स्तर में जाएगा। लेकिन किस ऊर्जा स्तर में जाएगा? इससे देखिए, तो यहाँ पर वो साथ में ये भी कहते हैं कि जो ये ऊर्जा स्तर होते हैं ये सतत नहीं होते, ये लगातार नहीं होते, ये विविक्त होते हैं, ये क्वांटीकृत होते हैं। इसका मतलब मैं भी स्कूल वाले एग्जाम्पल से बता रहा था, आपके स्कूल में अगर आपका स्कूल 6 to 12 है तो आपके वो कक्षा कैसे हैं? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी कक्षाएं हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11 1 से 12 है तो 1 से 12 तक के सारे अंकों की कक्षाएं उपस्थित हैं। लेकिन नील बोर के अकॉर्डिंग परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो ऊर्जा स्तर हैं, जो कक्षाएं हैं, उनकी ऊर्जा लगातार नहीं है। उनकी ऊर्जा, कुछ ऊर्जा स्तर बीच में से गायब है। जैसे मैं अभी आपको समझाने के लिए बता दूं, ऊर्जा के लिए उन्होंने किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का उन्होंने फॉर्मूला भी दिया है। मैं परमाणु मॉडल के बाद आपको बताऊंगा कि ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का फॉर्मूला होता क्या है। उसके अनुसार आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं समझाने के लिए। पहले ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे ऊर्जा स्तर की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तीसरे में आती है लगभग इतना। तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए नाभिक, ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ऐसे ही दूसरा ऊर्जा स्तर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और फिर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू कैसे आई है मैं इसको आपको एक फॉर्मूले के माध्यम से बताऊंगा। तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ है, उसने ऊर्जा का अवशोषण कर लिया, तो वो इतनी ऊर्जा का अवशोषण करेगा कि या तो इस ऊर्जा स्तर में आए या इस ऊर्जा स्तर में आए। लेकिन अगर मान लीजिए उसने किसी वजह से थोड़ी कम ऊर्जा का अवशोषण किया और इनमें से कोई भी ऊर्जा स्तर के बराबर की ऊर्जा वो प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो तब वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण ही नहीं करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। नील बोर अपने परमाणु मॉडल में कह रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर जो ऊर्जा स्तर हैं, जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं, अर्थात जिनकी ऊर्जा निश्चित है, वो सतत नहीं है। मीन्स सारे ऊर्जा स्तर वहां मौजूद नहीं है। अब देखिए -13.6 है, फिर -3.4 है,
तो इसके बीच के जो ऊर्जा स्तर है वो गायब है, इसके और इसके बीच के ऊर्जा स्तर गायब है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है उसको आधार बनाया था नील बोर ने, क्योंकि प्लांक में क्या था, ऊर्जा स्रोत से लगातार नहीं आती, अर्थात तरंगों के रूप में नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे बंडल और पैकेटों के रूप में आती है, रुक रुक कर आती है। वही कहना चाह रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर जो ऊर्जा स्तर हैं वो विविध हैं, क्वांटीकृत हैं, अलग अलग ऊर्जाएं हैं, सारे ऊर्जा लगातार नहीं है। अर्थात ये बात आपको क्लियर हो जाएगी तो आप समझ पाएंगे इस वर्ड को, यदि इलेक्ट्रॉन आवश्यक ऊर्जा बाह्य स्रोत से अवशोषण कर ले, मींस आवश्यक ऊर्जा वर्ड से क्या मतलब है, ये जो आवश्यक वर्ड आ रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जिस भी ऊर्जा स्तर में है, चाहे वो पहले ऊर्जा स्तर में है चाहे दूसरे ऊर्जा स्तर में, अपनी एक निश्चित ऊर्जा स्तर में है, उसकी एक निश्चित ऊर्जा है। अब वो यदि बाह्य स्रोत से ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा तो वो उतनी ही ऊर्जा अवशोषित करेगा जिससे कि ऊपर वाले जो ऊर्जा स्तर की ऊर्जा हो, कोई ना कोई उस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा वाला ऊर्जा स्तर हो, तब वो उतनी ऊर्जा का अवशोषित करेगा और अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। लेकिन चूंकि वो 10⁻⁸ सेकंड बाद फिर से अपने मूल ऊर्जा स्तर में आएगा, और जब वो मूल ऊर्जा स्तर में आएगा तो उतनी ही ऊर्जा का उत्सर्जन भी कर देगा, त्याग कर देगा। तो ये तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, यदि इलेक्ट्रॉन आवश्यक ऊर्जा को बाह्य स्रोत से अवशोषित कर ले तब वह निम्न ऊर्जा स्तर से, माने जिसमें है उससे उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, तथा ऊर्जा का त्याग करता हुआ उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो फिर ये बता रहे हैं ये जो उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा है, क्योंकि जब उसने पहले ली तो निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, अब उसने ऊर्जा का त्याग कर दिया तो उच्च से निम्न में आ रहा है। तो जो वो है ऊर्जा का जो अंतर होता है, दोनों ऊर्जा स्तरों का जो अंतर होता है वो सतत नहीं होता, बल्कि क्या होती है, वो ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, जिसे हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे भी कि ऊर्जा का जो अंतर है उससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं एक बार फिर से देखिए इसको बता रहा हूँ कि इस पॉइंट में नील बोर ये कह रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर जो ऊर्जा स्तर है वो लगातार नहीं है, वो सतत नहीं है, वो रुक रुक कर है, माने बहुत सारे ऊर्जा स्तर बीच में से क्या है, गायब है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब किसी भी ऊर्जा स्तर में होगा और बाह्य स्रोत से कोई ऊर्जा मिली और उसने अवशोषित की तो वो अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, लेकिन वो उसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा जिसके तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करे। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन की का ऊर्जा स्तर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसने ऊर्जा जो अवशोषित की वो 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो आप इनको ऐड कर रहे हैं तो ये समथिंग इतना आ रहा है, तो -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो कोई यहाँ ऊर्जा स्तर है नहीं। तो ये इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए जब कोई ऐसा ऊर्जा स्तर है नहीं तो वो वहां जाएगा भी नहीं, तो जाएगा नहीं तो इतनी ऊर्जा का अवशोषण नहीं करेगा, वो करेगा उतनी ऊर्जा का अवशोषण जितने का ऊर्जा स्तर वहां मौजूद हो, और जब वो वहां पहुंच जाएगा तो बहुत कम समय बाद फिर से ऊर्जा का त्याग करता हुआ मूल ऊर्जा स्तर में आता है, मीन्स निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। तो ऐसे तीसरा पॉइंट है। तो देखिए बात करते हैं नील बोर परमाणु मॉडल के चौथे पॉइंट की। इसमें है कि जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए E1 ऊर्जा स्तर में है और वो ऊर्जा अवशोषित करके E2 ऊर्जा स्तर तक पहुंच गया, तो वो जो उन दोनों ऊर्जा स्तरों का ऊर्जा अंतर है उससे हम उस इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं, उसकी तरंग दैर्ध्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के समय, संक्रमण मीन्स जब वो निम्न से उच्च में जा रहा है या उच्च से निम्न में आ रहा है, जो अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण को निम्न प्रकार से कहा जा सकता है। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है या ऊर्जा का त्याग करके उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो वो एक विकिरण उत्सर्जित करता है। विकिरण, उसके जो विकिरण है वो प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होगी, तो उसकी अगर आप आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना चाहते हैं तो आप देखिए वो जो ऊर्जा का अंतर है, हमने E2 - E1 लिख लिया, तो ऊर्जा का फॉर्मूला h होता है, तो ये h इक्वल टू इतना हो गया। अगर आप यहाँ से आवृत्ति ज्ञात करें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, न्यू इक्वल टू E2 - E1 अपॉन h। तब इसको बोर आवृत्ति नियम भी कहते हैं, इस प्रकार से आवृत्ति ज्ञात करना, बोर आवृत्ति नियम। अगर आप संबंधित तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना चाहते हैं तो न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा होता है, तो SC अपॉन लैम्डा E2 - E1, माने उन दोनों ऊर्जा स्तरों का अगर आपको ऊर्जा पता है तब आप लैम्डा और आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। मीन्स
चौथे पॉइंट में हमें जो इलेक्ट्रॉन संक्रमण के संगत जो विकिरण उत्सर्जित या अवशोषित होगा उसकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए बात करते हैं नील बोर परमाणु मॉडल के पांचवें और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इस पॉइंट में नील बोर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में या उन्हीं ऊर्जा स्तर में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब कोणीय संवेग क्या होता है, आपको 11th फिजिक्स में ही आप पढ़ रहे होंगे। जब कोई गति घूर्णन गति हो रही होती है तो रेखीय संवेगों के आघूर्ण को, जैसे रेखीय गति में रेखीय संवेग होता है तो समझिए ऐसी घूर्णन गति में कोणीय संवेग होता है, अर्थात रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग बोलते हैं। आपको पता भी होगा कोणीय संवेग को L से प्रदर्शित कर रहे होते हैं। तो लिखा है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग L h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इसका फॉर्मूला रेखीय संवेग का आघूर्ण मींस रेखीय संवेग को mv, उसका भी आघूर्ण मींस क्रॉस r nh/2π। यहाँ n बराबर है 1 2 3 डॉट डॉट मींस ऊर्जा स्तर मींस कक्षा मींस इन्हीं को कहते हैं क्वांटम संख्या, जो कि इनके बाद में आने वाले टॉपिक है। मींस ये ऊर्जा स्तर की संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि कोणीय संवेग जो होगा इस h/2π का पूर्ण गुणज होगा। माने यहाँ आप कहेंगे n की वैल्यू 1 पूर्णांक होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो इससे हमें ये पता चल रहा है, अगर हम सामान्यतः समझें, कि इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित अनुमत की कक्षा में ही घूमेंगे। ये नहीं कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं घूम जाएगा, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में ही घूमेंगे। और वो निश्चित कक्षा का पता कैसे चलेगा, जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का क्या होगा, पूर्णांक गुणज होगा। तो देखिए टॉपिक है नील बोर परमाणु मॉडल पढ़ने के बाद नील बोर परमाणु मॉडल के लाभ, जिसमें पहला पॉइंट है नील बोर परमाणु मॉडल की सहायता से परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या हो पाई। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल फेल हुआ परमाणु के स्थायित्व को लेकर, क्योंकि वो ये बता नहीं पा रहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब कक्षाओं में घूमते हैं तो ऊर्जा का त्याग करने के बाद वो एक बार नाभिक में गिर सकते हैं जब उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तो रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में ये बात नहीं बता पा रहे थे कि उनको ऊर्जा मिलती कहाँ से है, या फिर वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं तो फिर उनको ऊर्जा आ कहाँ से रही है, और ऊर्जा यदि कहीं से आ रही है तो एक तो ये नहीं बता पा रहे, और फिर वो ऊर्जा का त्याग ही करते रह रहे हैं तो इस बात को नहीं बता पा रहे हैं। तो नील बोर अपने इस परमाणु मॉडल में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा स्तर में घूमते हैं तो वो निश्चित ऊर्जा स्तर में घूमते हैं और ऊर्जा का त्याग नहीं करते ना ग्रहण करते हैं। तो इसलिए इस बात के आधार पर वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल हुए। तो ये सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जिस बात पर फेल हो रहा है, नील बोर उस अपने परमाणु मॉडल में उस कमी को दूर करते हैं, अर्थात इस परमाणु मॉडल की सहायता से परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या संभव हो पाई। देखिए दूसरा पॉइंट नील बोर परमाणु मॉडल का जो दूसरा लाभ है वो ये है कि जो हम कह रहे थे परमाणु मॉडल में कि नाभिक के चारों निश्चित ऊर्जा की कक्षा होती हैं या ऊर्जा स्तर होते हैं, तो फिर उस ऊर्जा स्तर को ज्ञात कैसे किया गया। तो उसके लिए देखिए एक उन्होंने ऊर्जा का फॉर्मूला ड्राइव किया। मैं उसका जो डेरिवेशन है वो आपको नहीं बता रहा हूँ, सीधे फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, जिससे कि मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि नील बोर परमाणु मॉडल इसी लेक्चर में आ जाए। तो निश्चित ऊर्जा की जो कक्षा है वो उसकी ऊर्जा ज्ञात कर पाए, और ये होती है किसी भी nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का फॉर्मूला En बराबर -1/4πε0² 2π² me⁴ z²/n²h²। अब इसमें कौन क्या है देखिए, En है nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। मान लीजिए नाभिक के चारों पहला ऊर्जा स्तर है तो E1, दूसरा ऊर्जा स्तर है तो E2, तीसरा ऊर्जा स्तर है तो E3। तो इसलिए nवां ऊर्जा स्तर जो भी होगा उसकी ऊर्जा En। ये जो एप्सिलॉन होता है ये निर्वात की वैद्युशीलता को कहते हैं, आप 12th फिजिक्स में और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो हम पहले पता है हमें, Z होता है जिस भी परमाणु के लिए हम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं उसका परमाणु क्रमांक। चूंकि नील बोर ने तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिया है, या हाइड्रोजन परमाणु के जैसे आयन अगर कोई है तो ये Z उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। H प्लांक नियतांक होता है, आपको पता ही है, और N ऊर्जा स्तर की संख्या मींस कौन से ऊर्जा स्तर की हम ऊर्जा ज्ञात करना चाह रहे हैं वो N होता है। ये सारे के सारे नियतांक ही हैं मोस्टली इसमें। तो नियतांकों के यदि मान रखे जाएं, जैसे 1/4πε पूरे का मान होता है 1/4πε का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर।
तो ये वैल्यू 2 आप जानते ही हैं, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31। ई आवेश है तो ये होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। जेड का मान आप 1 ले सकते हैं क्योंकि परमाणु हाइड्रोजन के लिए हम कर रहे हैं। ये पूरा मान हुई क्या 9 गुणा 10 की घात 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ये एन मान लीजिए हम पहले ऊर्जा स्तर के लिए कर रहे हैं, ये जो भी होगा मतलब ऊर्जा स्तर है, तो एच प्लांक नियतांक है तो आप इसका मान भी जानते हैं 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34। तो देखिए इन सब नियतांकों की यदि हम मान रख दें तब इन सब नियतांकों के मान रखने पर जो कैलकुलेशन करके आता है ई एन का फॉर्मूला वो हो जाता है -2.178 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इसका यूनिट होता है जूल एटम इनवर्स। मैंने जेड और एन की वैल्यू इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि जेड मीन्स जिस भी परमाणु के लिए हम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा चेक कर रहे हैं उसका परमाणु क्रमांक आ जाएगा, और एन उस परमाणु का जिस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा चेक कर रहे हैं वो एन ऊर्जा स्तर आ जाएगा। तो इन सब नियतांकों के मान रखने पर ये एक संख्यात्मक ऊर्जा स्तर का फॉर्मूला हमें मिल जाता है। यदि हम इसको किलोजूल में चेंज करें तब ये संख्या हो जाती है -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इसकी यूनिट हो जाएगी किलो जूल मोल इनवर्स। अवोगाद्रो संख्या वगैरह का यूज करके हमने ये ज्ञात कर लिया है। तो ऊर्जा स्तर nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा किसी भी परमाणु के लिए ये फॉर्मूला है या ये फॉर्मूला है, इनकी सहायता से हम किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, ये ऋणात्मक चिन्ह क्यों लगाया भाई, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में ऋणात्मक चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नाभिक के पास जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, जिस भी ऊर्जा स्तर जो जितना ज्यादा नजदीक इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण में रहेगा, तो ऐसा माना जाता है कि वो आकर्षण में इसीलिए है क्योंकि वो अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में है, मतलब अपनी कम से कम ऊर्जा स्तर में है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो उससे स्वतंत्र होना चाहता है तो उतनी उसकी ऊर्जा क्या होगी, फिर अनंत होनी चाहिए, माने वो अनंत ऊर्जा स्तर में होना चाहिए, माने उसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। आप इसी फॉर्मूले से देखिए, अगर मैं उसकी ऊर्जा को माना वो नाभिक के प्रभाव से मुक्त होना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, आप ये कह सकते हैं कि वो परमाणु से ही बाहर निकलना चाहता है, अर्थात परमाणु आयन बन जाएगा, क्योंकि कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो वो आयन बन जाएगा। तो अगर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर से मुक्त होना चाहता है तो उसकी ऊर्जा को क्या माना जाता है, 0 हो जानी चाहिए। और 0 अगर इस ऊर्जा का मान 0 आएगा तो n का मान गणित के रूप से क्या होना चाहिए, अनंत। भाई अगर आप en जो भी वैल्यू चल रही है ऊपर, अगर यहाँ अनंत लिख दें तो अनंत से किसी संख्या को भाग करेंगे 0 आएगा, माने उसकी ऊर्जा जब 0 हो जाएगी तब हम कह सकते हैं कि वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से, नाभिक के आकर्षण से क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए हम कह देते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण में होता है वो अपनी तलस्थ अवस्था में होता है, माने अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में होता है। तो उस निम्नतम ऊर्जा अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए हम ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस ऋणात्मक चिन्ह का ये मतलब है। तो दूसरा महत्वपूर्ण जो लाभ हमें नील बोर परमाणु मॉडल से हुआ वो क्या हुआ कि आप किसी भी परमाणु की किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा आप इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं नील बोर परमाणु मॉडल के तीसरे लाभ की, जिसमें आप किसी भी ऊर्जा स्तर की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। जो कि पहले पॉइंट में हम कह रहे हैं ना कि नाभिक के चारों निश्चित त्रिज्या, निश्चित ऊर्जा की कक्षा होती है, ऊर्जा स्तर होते हैं। तो हमने ऊर्जा ज्ञात कर ली दूसरे लाभ में, ऐसे ही तीसरे लाभ में हम ऊर्जा स्तर की किसी भी ऊर्जा स्तर की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होती है, nवें ऊर्जा स्तर की त्रिज्या का फॉर्मूला है Rn 4πε n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4πm/e², माने यहाँ माइनस नहीं है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन यूज करें, फिर वही देखिए आप 4πε है तो 1/4πε की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात में होती है, तो 4πε क्या हो जाएगी 1/9 गुणा 10 की घात में। n वो ऊर्जा स्तर है जिसकी आप त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं, h प्लांक नियतांक, फिर ये नियतांक m मास द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश। इस सब को अगर हम कैलकुलेट करें तो संख्या आती है 0.529। n स्क्वायर और z को ऐसे ही रखा है क्योंकि n वही विशेष ऊर्जा स्तर जिसकी आप त्रिज्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, और z जिस परमाणु के लिए कर रहे हैं उस परमाणु का परमाणु क्रमांक, और ये एंगस्ट्रॉम में त्रिज्या ज्ञात करने का संख्यात्मक फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से हम नील बोर परमाणु मॉडल की सहायता से ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट जान पाए कि आप परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं, आप किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी ऊर्जा स्तर की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं।